जय हिंद, नमस्कार। जरा सोच के देखो, 15 अगस्त 2047 लाल किला सज चुका है। पूरा देश आजादी के 100 साल मना रहा है। सारी दुनिया भारत को देख रही है। अमेरिका देख रहा है, चाइना देख रहा है, यूरोप देख रहा है। बट उस दिन हमें अपने आप से एक सवाल करना पड़ेगा कि क्या भारत वाकई में एक सुपर पावर बन गया है जो हम बनना चाहते हैं, या फिर हिंदुस्तान वहां नहीं पहुंच पाया जहां हमें होना चाहिए था। ये कोई इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है। भारत के पास सच में एक आज मौका है सबसे बड़ी सुपर पावर बनने का। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे यंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्पेस प्रोग्राम, डिजिटल रेवोल्यूशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सब कुछ है हमारे पास। बट एक प्रॉब्लम है, हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। हम खुद ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। बहुत कंट्रीज रास्ते में गिर गई, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से, एनिमीज की वजह से, कुछ अपनी गलतियों की वजह से, और कुछ अपनी ही अंदर की कमजोरियों की वजह से। तो सवाल ये है कि क्या भारत उन गलतियों से सीख रहा है, या हम भी सेम मिस्टेक्स रिपीट करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के फ्यूचर की, नेशनल सिक्योरिटी, चाइना, पाकिस्तान, इकोनॉमी, यूथ, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनल डिविजन्स और उन सब चैलेंजेस की जो डिसाइड करेंगे कि 2047 का इंडिया कैसा होगा। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट या ऑपोजिशन में नहीं है। ये वीडियो भारत के बारे में है, सिर्फ भारत के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं उनका असर हमारी अगली जनरेशंस पे जरूर पड़ेगा। हर नेशन की हिस्ट्री में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो उसका फ्यूचर बदल देते हैं। भारत के लिए ऐसा ही एक मोमेंट था 1962 इंडिया चाइना वॉर। आज के यंग लोगों के लिए 1962 एक हिस्ट्री का चैप्टर हो सकता है, बट उस जनरेशन के लिए वो एक शॉक था, एक नेशनल ट्रॉमा था, एक रियलिटी चेक था। आजादी के बाद भारत का विजन बहुत आइडियलिस्टिक एंड ऑनेस्टली अनरियलिस्टिक भी था। हम मानते थे कि अगर हम दुनिया के साथ शांति से रहेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ शांति से रहेगी। हिंदी चीनी भाई भाई थे, ये स्लोगन हर जगह सुनाई देता था, लेकिन बॉर्डर्स पर रियलिटी कुछ और थी। चाइना तिब्बत पे कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुका था, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ रहे थे, ट्रस्ट कम हो रहा था, टेंशन्स बढ़ रही थी। और फिर अक्टूबर 1962 में इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गया। हम लोग मिलिट्री प्रिपरेशन के मामले में रेडी नहीं थे। इक्विपमेंट लिमिटेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, लॉजिस्टिक्स वीक थे, माउंटेन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस लिमिटेड था। और फिर जो हुआ उसने इंडिया को हिला दिया। चाइना ने रैपिड मिलिट्री गेन्स किए, भारत को पेनफुल सेटबैक मिला और कुछ ही हफ्तों में युद्ध खत्म हो गया और चाइना ने इंडिया के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया जो आज तक उनका कब्जा है। सबसे बड़ी त्रासदी या ट्रेजेडी थी कि हम वो वॉर जीत सकते थे इन स्पाइट ऑफ मिलिट्री सेटबैक्स अगर हम अपनी एयर फोर्स का यूज करते। और ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। बट मगर लेकिन किंतु परंतु हमारे उस समय के पीएम, जिनको समझ ही नहीं थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उन्होंने एयर फोर्स का यूज करने से मना कर दिया। इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर जगन्नाथ मोहन जी को 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने 1962 के वॉर के बारे में कहा था कि अगर हमने कुछ हवाई जहाज तिब्बत में भेजे होते तो हम चीनियों का सफाया कर सकते थे और 1962 के युद्ध में सब कुछ अलग हो सकता था। It is now more or less universally accepted, perhaps grudgingly, not openly in some Indian quarters, to serve the dubious purpose of political survival, that Pandit Nehru, with his grandiose vision of a conflict-free, non-aligned world, surrendered vital national security interests to his ambition of being the world leader. 1962 की सबसे बड़ी ट्रेजेडी डिफीट नहीं थी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी अंडर एस्टिमेटिंग द थ्रेट। हमने मान लिया था कि प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं होगी और हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि नेशंस एनिमीज की स्ट्रेंथ से नहीं, अपनी बेवकूफियों की वजह से हारते हैं। आज 1962 को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वॉर ने हमें एक लेसन दिया, और वो लेसन जो आज भी रेलेवेंट है कि होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। गुड इंटेंशंस स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है।
कैपेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती है, रेडीनेस स्ट्रैटेजी होती है, और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है ये समझना कि कब क्या करना है। और शायद इसीलिए 1962 के बाद भारत थोड़ा बदलना शुरू हुआ, आर्मी स्ट्रेंथन हुई, डिफेंस प्लानिंग इंप्रूव हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव हुआ, और भारत ने सीखा कि दुनिया आइडियलिज्म से नहीं, पावर और प्रिपेयर्डनेस से चलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज भारत का सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, बहुत से लोग बोलेंगे पाकिस्तान, लेकिन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और मेरा भी जवाब थोड़ा डिफरेंट है, और हमारा जवाब होगा चाइना। चाइना और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान भारत को चैलेंज करता है सिक्योरिटी फ्रंट पे, लेकिन चाइना भारत को चैलेंज करता है हर फ्रंट पे, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सब जगह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज से 40-45 साल पहले चाइना और इंडिया में इतना बड़ा गैप नहीं था। दोनों डेवलपिंग कंट्रीज थे, दोनों के पास ह्यूज पॉपुलेशन थी, दोनों पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया और भारत क्यों पीछे रह गया? 1978 में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुई। एक सिंपल आइडिया, फैक्ट्रीज बनाओ, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ। और फिर जो हुआ वो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल इकोनॉमिक स्टोरी है। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले, नए सिटीज बने, पोर्ट्स बने, इंडस्ट्रियल जोन्स बने, हाईवेज बने, बुलेट ट्रेन्स बनी, और आज चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। आपका मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, बैटरी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, दुनिया की काउंटलेस चीजें चाइना से कनेक्टेड हैं। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी भी है, क्योंकि इकोनॉमिक पावर इवेंचुअली मिलिट्री पावर में कन्वर्ट होती ही होती है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं वॉर्स सोल्जर्स जीतते हैं। पार्टली ट्रू, बट पूरी ट्रूथ नहीं है ये। सोल्जर्स बैटलफील्ड पे लड़ते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट कौन करता है? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी। आप एक टैंक लड़ाई में भेज सकते हैं, लेकिन उस टैंक को रिप्लेस कौन करेगा? फैक्ट्री। आप एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मिसाइल कौन बनाएगा? फैक्ट्री। आप एक फाइटर जेट उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स कौन बनाएगा? इंडस्ट्री। इसलिए अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीत सका, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी। इसलिए चाइना रैपिडली मिलिट्री पावर बिल्डअप कर पा रहा है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और इसीलिए भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जॉब्स का इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अगर कल कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ेंगे, पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम लड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम लड़ेगा। और यही रीज़न है कि चाइना की राइज को समझना भारत के फ्यूचर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको हिस्ट्री का एक और फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देता हूँ। सोवियत यूनियन या यूएसएसआर एक टाइम पे दुनिया की 2 सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक, न्यूक्लियर वेपन्स, ह्यूज मिलिट्री, स्पेस अचीवमेंट्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सब कुछ था। अगर 1970s में कोई बोलता कि यूएसएसआर कोलैप्स हो जाएगा तो लोग हंसते, बट यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। क्यों? इकोनॉमी। मिलिट्री पावर को सस्टेन करना एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव, और जब इकोनॉमी स्ट्रगल करने लगती है तो इवेंचुअली मिलिट्री पावर भी स्ट्रगल करती है। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, और उस कोलैप्स का लेसन आज भी रेलेवेंट है। मिलिट्री पावर विदाउट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैन नॉट सर्वाइव फॉरएवर। यही लेसन इंडिया के लिए भी है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ज़रूरी है, बट उस मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए। और यहीं से शुरू होता है भारत का अगला बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान। 1948 वॉर, 1965 वॉर, 1971 वॉर, कारगिल, टेररिज्म, पाकिस्तान की क्रिएशन इंडिया हेट्रेड पे बेस्ड है। तो क्या भारत एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ सकता है? इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है पाकिस्तान, एक ऐसा पड़ोसी जो शायद भारत को इकोनॉमिकली कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन भारत को कंटिन्यूसली बिजी ज़रूर रख सकता है, और रखता भी है। और अगर कल चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साथ भारत पर प्रेशर बना दें तो क्या होगा? भारत और पाकिस्तान की कहानी 1947 से शुरू होती है। पार्टीशन, एक ऐसा जख्म जो आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है।
आज़ादी के कुछ ही महीनों के बाद पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो गया। फिर 1965, 71, कारगिल और इन सब के बीच में काउंटलेस टेररिस्ट अटैक्स, बॉर्डर इंसिडेंट्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान और चाइना भारत के लिए अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। चाइना कंपटीशन है, पाकिस्तान डिस्ट्रप्शन है। चाइना भारत को रेस में हराना चाहता है, पाकिस्तान भारत को सिर्फ बिजी रखना चाहता है, क्योंकि वो हरा तो नहीं सकते। और इसीलिए पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस है। हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि छोटा इकोनॉमिकली वीकर ओपोनेंट भी काफ़ी डैमेज कर सकता है अगर उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो, जैसे यूक्रेन ने किया और इवन ईरान ने भी अभी कर दिया। पूरा देश क्रिकेट और पॉलिटिक्स में बिजी था और इस दौरान हिमालय की ऊंचाइयों पर कुछ और हो रहा था। पाकिस्तानी सोल्जर्स और इन्फिल्ट्रेटर्स सीक्रेटली इंडियन पोजीशंस के अंदर घुस चुके थे। कारगिल सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये विजिलेंस का लेसन था। ये रिमाइंडर था कि पीस के दौरान भी प्रिपेयर्डनेस कभी स्टॉप नहीं हो सकती। इंडियन आर्मी को अनइमेजिनेबल कंडीशंस में फाइट करना पड़ा। 15,000 से 18,000 फीट की हाइट, ऑक्सीजन की कमी, स्टीप माउंटेन्स, एनिमी अबव, इंडियन सोल्जर्स बिलो। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माउंटेन वॉरफेयर दुनिया का टफेस्ट फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर है और कारगिल ने दिखाया कि इंडियन सोल्जर की डिटर्मिनेशन कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकती है। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, इन हीरोज ने सिर्फ पीक्स रिक्लेम नहीं किए, उन्होंने पूरे देश को कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन कारगिल का सबसे बड़ा लेसन क्या था? नेवर अज्यूम द थ्रेट हैज डिसअपीयर्ड। अब थोड़ा आगे आते हैं। 2016 में पाकिस्तान ने उरी में हमारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया और फिर 2019 में पुलवामा अटैक। पूरा देश शॉक में था, हमारे जवान शहीद हुए, गुस्सा था, डर था और एक क्वेश्चन था, इंडिया क्या करेगा? इंडिया ने 2016 में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के थ्रू पीओके में घुसकर टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया और 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की। चाहे लोग पॉलिटिकल व्यूज में कितने भी डिवाइडेड क्यों ना हो, एक चीज पर ऑलमोस्ट सब एग्री करते हैं कि स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि भारत की रिस्पांस डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो रही है और इंडिया के पास ऑप्शंस हैं और न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब सिर्फ डिफेंसिव रहना नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी में कभी कभी परसेप्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी एक एक्शन बैटलफील्ड से ज्यादा स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के लिए होता है और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स ने एग्जैक्टली वही किया था। और इंडिया ने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया ऑपरेशन सिंदूर में, जहां इंडिया ने सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं करी बल्कि मिसाइल्स और एडवांस ड्रोन स्ट्राइक्स करी, और भी पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स बेसिस पे। पाकिस्तान की रिटेलिएटरी मिसाइल्स और ड्रोन्स को ब्लॉक किया गया और इंडिया ने अनाउंस किया कि अगर नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के टट्टुओं ने इंडिया पे कोई टेररिस्ट अटैक किया तो हम पाकिस्तान बैक टेररिस्ट और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस दोनों को रगड़ेंगे। नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान में रेगुलरली अननोन गनमैन उन टेररिस्ट को उड़ा रहे हैं जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अटैक्स किए हैं, इंक्लूडिंग कंधार हाईजैक के टेररिस्ट। अब मुझे तो नहीं पता कि इनको कौन मार रहा है, बट एक क्लियर मैसेज तो डिलीवर हो रहा है कि बॉस तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, इवन 10, 15, 20 साल के बाद भी तुम्हें रगड़ा जाएगा, और ये परसेप्शन जरूरी है। अब आते हैं यूक्रेन 2022 पे। रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है। यूक्रेन वॉर ने सिर्फ यूरोप को नहीं बदला, उसने मिलिट्री थिंकिंग को पूरी दुनिया में चेंज कर दिया है। पहला लेसन है ड्रोन्स। आज के रिलेटिवली चीप ड्रोन्स $1 मिलियन इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा लेसन सैटेलाइट्स। आज बैटलफील्ड पर ट्रांसपेरेंसी पहले से बहुत ज्यादा है, मिलिट्री मूवमेंट्स छुपाना डिफिकल्ट होता जा रहा है। तीसरा लेसन लॉजिस्टिक्स। वॉर मूवीज में लॉजिस्टिक्स बोरिंग लगता है, रियल लाइफ में लॉजिस्टिक्स वॉर जिता सकता है या हरा सकता है। और चौथा लेसन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एम्यूनिशन खत्म होता है, मिसाइल्स खत्म होती हैं, व्हीकल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, रिप्लेसमेंट चाहिए और रिप्लेसमेंट फैक्ट्री से ही आता है। इसीलिए
यूक्रेन वॉर ने एक बात प्रूव कर दी कि 21वीं सेंचुरी के वॉर्स अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं। अब एक और फैसिनेटिंग एग्जांपल, इजराइल। छोटा एरिया, छोटी पॉपुलेशन, रिसोर्सेज लिमिटेड, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ब्रिलियंट। इजराइल ने अपने एग्जिस्टेंस के पहले दिन से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फेस किया है और इसी वजह से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए। प्रिंसिपल नंबर 1 प्रिपरेशन, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, नंबर 3 नेशनल यूनिटी ड्यूरिंग क्राइसिस और नंबर 4 रैपिड रिस्पॉन्स। इजराइल परफेक्ट कंट्री नहीं है, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में दुनिया इजराइल को स्टडी करती है। और भारत के लिए भी एक लेसन है, नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री बजट का नाम नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एक माइंडसेट है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हर डिफेंस डिस्कशन में उठता है, क्या भारत एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ सकता है? शॉर्ट आंसर हाँ, लेकिन पिक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले समझिए, टू फ्रंट वॉर का मतलब सिर्फ दो एनिमीज नहीं, दो लॉजिस्टिक्स चेन्स है, दो थिएटर, दो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, दो डिफरेंट टेरेन्स। पाकिस्तान फ्रंट डेजर्ट, प्लेन्स, एलओसी। चाइना फ्रंट माउंटेन्स, एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, हार्श वेदर, लॉन्ग सप्लाई लाइंस। यानी भारत को एक ही वक्त में दो कंप्लीटली डिफरेंट मिलिट्री एनवायरनमेंट्स हैंडल करने पड़ सकते हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया के पास लार्ज एक्सपीरियंस डिफेंस फोर्सेस हैं, कॉम्बैट टेस्टेड ऑफिसर्स हैं, पावरफुल मिसाइल फोर्स है, न्यूक्लियर डेटरेंट है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है। यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इंडियन नेवी। जब लोग इंडिया चाइना वॉर की बात करते हैं तो ज़्यादा फोकस हिमालयाज पर होता है, बट शायद इंडियन ओशन एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना की इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड पे डिपेंड करती है, ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंड करती है, सी रूट्स पे डिपेंड करती है, और इंडियन ओशन में भारत का स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत पावरफुल है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सी लेन्स, मैरीटाइम सर्वेलेंस, ये सब इंडिया को इंपॉर्टेंट लेवरेज देते हैं। ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक किया और वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गई, और अगर चाइना ने पंगा लिया तो इंडिया ने भी ब्लॉक करेगी मलाक्का स्ट्रेट्स। मैसेज क्लियर है, डू नॉट मेस विद अस, वरना बात आगे तलक जाएगी। अब तक हमने समझा कि इंडिया के एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं और दुनिया में क्या हो रहा है। चाइना पाकिस्तान, टू फ्रंट वॉर, मॉडर्न वॉरफेयर, यूक्रेन, इजराइल, कारगिल, उरी, बालाकोट। बट इंडिया का फ्यूचर सिर्फ बीजिंग या इस्लामाबाद में डिसाइड नहीं होगा, वो डिसाइड होगा दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, लखनऊ में, और सबसे ज्यादा 150 करोड़ इंडियंस के दिमाग और उनकी सोच में। क्योंकि हिस्ट्री बार बार एक बात प्रूव करती है, कोई भी देश बाहर से उतना नुकसान नहीं उठाता जितना कभी कभी अपनी गलतियों से उठाता है। आज भारत के पास एक चीज है जो चाइना के पास धीरे धीरे कम होती जा रही है, यूरोप के पास कम होती जा रही है, जापान के पास है ही नहीं, साउथ कोरिया के पास भी नहीं है, और वो है यंग पॉपुलेशन। आज भारत की मीडियन एज 28-29 साल के आसपास है, जापान की मीडियन एज 49 के आसपास है, साउथ कोरिया 45 के आसपास, यूरोप के कई कंट्रीज रैपिडली एजिंग सोसाइटीज बन चुके हैं, चाइना भी एजिंग पॉपुलेशन का प्रेशर फील कर रहा है। और यही भारत की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 20 सालों में करोड़ों लोग वर्कफोर्स में एंटर करेंगे, करोड़ों लोग घर खरीदेंगे, करोड़ों लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, करोड़ों लोग इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे। यही एक डेंजर भी है। यंग पॉपुलेशन अपने आप में एसेट नहीं होती, उसको प्रोडक्टिव बनाना पड़ता है, उसको एजुकेट करना पड़ता है, उसको स्किल्ड बनाना पड़ता है, उसके लिए जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। अगर हम ये कर पाए तो भारत की ग्रोथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक प्रेशर बन जाएगा। जापान कैसे रिच बना, साउथ कोरिया कैसे रिच बना, चाइना कैसे रिच बना, जर्मनी कैसे रिच बना? क्या इन सब ने यूट्यूब चैनल बनाकर प्रोग्रेस की? नहीं। क्या इन सब ने सिर्फ सर्विसेज से प्रोग्रेस की? बिल्कुल नहीं। इन्होंने दुनिया के लिए चीजें बनाई, कार्स, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग किसी भी नेशन के डेवलपमेंट का बैकबोन होती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत अगला मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है? पोटेंशियल बहुत है,
पॉपुलेशन है, मार्केट है, टैलेंट है, ज्योग्राफी है, डेमोक्रेसी है, बट कंपटीशन भी है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मेक्सिको, थाईलैंड compete कर रहे हैं हमारे साथ। ये रेस इजी नहीं है, और अगर भारत को जेन्युइनली डेवलप नेशन बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत क्रिटिकल है। एक पॉइंट जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं और पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है, वो है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स। एज ऑफ टुडे ऑलमोस्ट हमारी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से कनेक्टेड काम कर रही है, बट इस सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ 18%। अगर इस सेक्टर में रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं तो ईजिली ये इंडिया के जीडीपी में अपनी परफॉर्मेंस को डबल से ज़्यादा कर सकता है, और वो भी अगले 5-6 साल में ही सिर्फ। अब आते हैं शायद इस पूरी वीडियो के सबसे सेंसिटिव चैप्टर पर, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी। भारत की स्ट्रेंथ क्या है? बहुत लोग बोलेंगे इंडिया की डाइवर्सिटी। भारत में लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, और यही चीज़ भारत को यूनिक बनाती है। लेकिन हिस्ट्री एक वार्निंग भी देती है, जब डाइवर्सिटी यूनिटी के साथ होती है तो नेशन पावरफुल बनता है। जब डाइवर्सिटी फ्रैगमेंटेशन में टर्न हो जाती है तो प्रॉब्लम शुरू होती हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का पार्टीशन। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आज सोशल मीडिया पर लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं? मैं भारतीय हूँ, या फिर मैं फलाने रिलीजन का हूँ, मैं फलानी कास्ट का हूँ, मैं फलानी आइडियोलॉजी का हूँ, मैं फलाने पॉलिटिकल कैंप का हूँ। और यही नेशनल सिक्योरिटी का एंगल भी आता है। किसी भी देश के लिए चैलेंज तब शुरू होता है जब नेशनल आइडेंटिटी वीक होने लगे और कॉम्पीटिंग आइडेंटिटीज स्ट्रांग होने लग जाए। हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है कि एक्सटर्नल पावर्स इंटरनल डिविजन्स का फायदा उठाती हैं, और इसीलिए भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम कितने डाइवर्स हैं, सवाल ये है क्या हमारी भारतीय आइडेंटिटी सबसे ऊपर है। आज का वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं लड़ा जाता, आज का वॉर इंफॉर्मेशन से भी लड़ा जाता है। अगर किसी देश को कमज़ोर करना है तो ज़रूरी नहीं कि उस पर मिसाइल्स फायर की जाएं, कभी कभी उसके लोगों को कंफ्यूज कर देना ही काफ़ी होता है। फेक न्यूज़, डीप फेक्स, प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेटेड नैरेटिव्स, फॉरेन इन्फ्लुएंस कैंपेन्स। आज सोशल मीडिया एक बैटलफील्ड बन चुका है, और इस बैटलफील्ड में हर सिटीजन एक सोल्जर भी है और एक टारगेट भी। इसलिए फ्यूचर का नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होगा, मोबाइल स्क्रीन पर भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, 2047 में भारत कहाँ होगा? क्या भारत डेवलप्ड नेशन बन चुका होगा? क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन चुका होगा? क्या भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में होगा? क्या भारत टेक्नोलॉजी का लीडर होगा? या फिर हम वही डिस्कशंस कर रहे होंगे जो आज कर रहे हैं? सच यही है कि भारत के पास एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेंथ्स हैं, यंग पॉपुलेशन है, ह्यूज मार्केट है, डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, ज्योग्राफी है, टैलेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज परमानेंट नहीं होती। हिस्ट्री में हर अपॉर्चुनिटी की एक एक्सपायरी डेट होती है। जापान ने अपना मोमेंट यूटिलाइज किया, साउथ कोरिया ने यूटिलाइज किया, चाइना ने यूटिलाइज किया, सिंगापुर ने यूटिलाइज किया, और अब भारत की बारी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑपोजिशन पार्टी से भी, प्लीज अपने अपोजिंग एजेंडा की मेंटालिटी को चेंज करो, हर चीज को अपोज करना बंद करो। अगर मुझे एक सेंटेंस में पूरी वीडियो का मैसेज देना हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 2047 का भारत डिसाइड हो रहा है हमारे स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में, स्टार्टअप्स में, लेबोरेटरीज में, मिलिट्री बेसिस पे, और सबसे ज्यादा हमारी सोच में। भारत का फ्यूचर भारतीय डिसाइड करेंगे, और जिस दिन 150 करोड़ लोग ये समझ जाएंगे कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश उसके नागरिकों से बनता है, तो उस दिन भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके हिसाब से भारत के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं। और अगर हो सके तो अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में लोगों को मोटिवेट करिए कि देश के लिए भी थोड़ा सोचें। जय हिंद।